नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के वीडियो गुरु के हिस्ट्री के सेशन में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी की, यानी कि मुगल साम्राज्य की। हमने अभी तक दिल्ली सल्तनत पढ़ा और दिल्ली सल्तनत में हमने लास्ट डायनेस्टी देखी जिसका नाम था लोधी वंश। लोधी वंश को जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, उसका नाम था इब्राहिम लोधी, जिसको कि मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसको डिफीट किया और उसको युद्ध भूमि में मार गिराया। और इसी तरीके से युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान भी इब्राहिम लोधी होता है। और बाबर ने उसके बाद में स्थापना कर दी मुगल साम्राज्य की। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे बाबर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा मुगल एम्पायर का क्लासिफिकेशन है, हमने इसको वर्गीकृत कर दिया है। अगर यहां पर बात करेंगे हम बाबर की, तो बाबर में हम देख सकते हैं यहां पर 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने रूल किया है, यानी कि 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने शासन किया है यहां पर। ठीक है, फिर हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 1530 से लेकर के 1556 तक है। फिर अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 टू 1605 यानी कि 1556 से 1605 तक माना जाता है। उसके बाद में जहांगीर आए, अकबर के बेटे जहांगीर, इनका जो शासनकाल है वो है 1605 टू 1627। आफ्टर जहांगीर, जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां, शाहजहां ने शासन किया है 1627 से लेकर के 1658 तक। और अंतिम जो बादशाह माना जाता है वो है आपका औरंगजेब, और इसका शासनकाल अगर हम बात करेंगे 1658 से लेकर के 1707 तक। तो यानी कि इनके जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक हैं, ये सारे के सारे मुगल राजा हैं, यानी कि ये पूरे मुगल साम्राज्य के राजा हो गए। ठीक, अब यहां पर एक बात समझिएगा, बेसिकली हुआ क्या, इन द टाइम ऑफ हुमायूं के समय में एक अफगान रूलर आता है। उस अफगान रूलर का नाम है शेर खान। क्या नाम है? शेर खान, जो भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि एक समय ऐसा आया है जब शेर शाह, जो कि एक अफगान रूलर था, सूर डायनेस्टी को बिलोंग करता था, उसने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं की जगह पर इस हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाता है शेर शाह सूरी। तो हम ये कह सकते हैं कि हुमायूं के समय में केवल 1540 से लेकर के 1545 तक शेर शाह ने शासन किया है। यह किसका शासन रहा? शेर शाह का। ठीक, उसके बाद में शेर शाह के उत्तराधिकारियों ने 1540 से 1555 तक, 1545 से 1555 तक शासन किया है। तो यह बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर हम बात करें इन द टाइम ऑफ हुमायूं को डिफीट करता है शेर शाह और एक नए डायनेस्टी की स्थापना करता है, डेट वाज सूर डायनेस्टी, सूर साम्राज्य, और अफगान रूलर होता है। तो इसका जो अफगान वंश चलता है 1540 से लेकर के 1555 तक, यह पूरा चलता है। फिर हुमायूं की वापसी होती है और हुमायूं फिर से राजा बन जाता है। तो यह बात समझ में आ गई होगी कि शेर शाह बीच में आ रहा है, बट शेर शाह वाज नॉट अ मुगल। शेर शाह एक अफगान रूलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लिख भी दिया है, इसीलिए आप लोगों के लिए कि ये याद रहे। शेर शाह, नोट, शेर शाह वाज नॉट अ मुगल बट ही डिफीटेड टू हुमायूं एंड एस्टैब्लिश्ड सूर डायनेस्टी। ये पॉइंट आप सारे लोग याद जरूर रखेंगे, क्योंकि जब भी हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बात शेर शाह की जरूर आती है, लेकिन उसको हम मुगल वंश में तो शामिल करते हैं, लेकिन मुगल प्योर मुगल उसको हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो एक अफगान शासक था। ठीक, इस पॉइंट को अभी हमने मेंशन कर दिया है कि शेर शाह कैसा शासक था, ही वाज अ अफगान रूलर। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे बाबर के ऊपर। बाबर का अगर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1526 टू 1530 तक, यानी कि 4 साल का इसका शासनकाल रहा है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग।
अगर बात करते हैं इसकी बर्थ की, जन्म की, तो आप देख सकते हैं 14 Feb 1483 को इसका जन्म हुआ। कहां पर? फरगना। ये फरगना का अगर हम मॉडरेट टाइम में बात करते हैं, बेसिकली सिचुएटेड इन उज्बेकिस्तान। कहां पर? उज्बेकिस्तान में आधुनिक ये स्थित है। तो ये आपको इनका जन्म याद रहना चाहिए। दूसरा, फादर की बात करते हैं। हिज फादर्स नेम वाज उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। एंड उमर शेख मिर्जा कौन थे? ही वाज एन तैमूर, यानी कि वो एक तैमूर के वंशज माने जाते थे। ठीक। मदर की बात करेंगे। मदर वाज कुतलुग निगार खानम। कौन थे? कुतलुग निगार खानम। और वो किस से बिलोंग करती थी? सी बिलोंग टू मंगोल, यानी कि मंगोलियन चंगेज खां की वंशज थी, तो इसीलिए माना जाता है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए, यहां पर मैं बता दूं क्लियर कि बाबर जो था, यानी कि पिता की तरफ से, फादर की तरफ से क्या था? तैमूर। ठीक। और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। तो आप देख सकते हैं दो लोगों का उसके अंदर ब्लड है, यानी कि एक तो तैमूरियन हो गया और दूसरा हम कह सकते हैं एक चंगेज खां के वंशज को भी उसके मां बिलोंग करती थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर हम लोग आगे देख सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा हुआ है सीधे कि ही वाज फ्रॉम द मदर साइड एंड फ्रॉम द फादर साइड। फ्रॉम द मदर साइड अगर बात करेंगे तो मंगोल चंगेज खां की वंशज थी, लिखा हुआ है। अगर फ्रॉम द फादर साइड बात करेंगे तो तैमूर की बात आती। अब यहां पर अक्सर यह पूछ जाता है कौन सा वंशज था, तो अगर पूछ भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे पिता की तरफ से तैमूर का, और ये एक 5th वंशज था, 5वां, और ये था 14वां। ठीक है ना, ये 14वीं और ये 5वां, यानी कि पिता की तरफ से 5वां तैमूर वंशज और माता की तरफ से 14वां, ये मंगोल शासक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आगे यहां पर आप लोगों ने ये पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे कि चंगेज खां और तैमूर, ये तो बात हमने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। आगे मूव करते हैं। अब यहां पर हम लोग बाबर के बारे में कुछ और बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं सीधे सीधे जो हमने पहले बताया भी है, बाबर डिफीटेड द इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बिलोंग टू लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी कौन है? द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक। इसने इसको डिफीट किया ऑन 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 was the date of first battle of पानीपत। पानीपत सिचुएटेड इन हरियाणा। ठीक है ना। अगर कभी पूछ दिया जाए पानीपत कहां है, सीधे सीधे ना पूछ करके घुमा करके पूछ दिया गया, तो आप तुरंत आंसर करेंगे क्या होना चाहिए? हरियाणा में। और इसमें इसने हराया, और आफ्टर दैट बाबर इस्टेब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी एंड बाबर टेक द टाइटल ऑफ बादशाह। याद रखिएगा। और इसके बाद में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। अब बाबर के कुछ और युद्धों के बारे में हम बात करते हैं। बैटल ऑफ खानवा। यह खानवा का युद्ध हुआ कब? डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 17 मार्च 1527। और बेसिकली जो खानवा में जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ? बाबर डिफीटेड टू राणा सांगा। याद रखिएगा। हुआ कब? डेट 17 मार्च 1527। और बाबर ने किसको हराया? राणा सांगा को हराया। ठीक। अब अगर कभी यह पूछा जाए कि यह खानवा है कहां पर, तो आप कहेंगे खानवा वाज सिचुएटेड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ये 40 किलोमीटर आगरा से दूर स्थित है। ठीक है। तो खानवा का युद्ध आपका ये हो गया। अब हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी वाज हेल्ड ऑन 29 जनवरी 1528। तो क्या कहेंगे? 29 जनवरी 1528 को यह युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? बाबर डिफीटेड टू मेदिनी राय, यानी कि मेदिनी राय वाज द रूलर ऑफ चंदेरी। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, यानी कि बाबर ने यह दूसरा युद्ध भी जीत लिया। क्लियर होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बैटल ऑफ घाघरा। ये जो घाघरा का युद्ध है ये डेट वाज हेल्ड ऑन 6 मई 1529। ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, बेसिकली इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल
और बिहार की संयुक्त सेना को, यानी कि बाबर डिफीटेड टू द कंबाइंड आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार दैट वाज प्रोसीड बाय महमूद लोदी, और वो सारे सभी के सभी कौन थे? अफगान। समझ रहे हैं ना? तो आप कह सकते हैं बाबर डिफीटेड टू अफगान सेना। तो अफगान सेना के पार्ट कौन थे? बंगाल एंड बिहार। तो हम कह सकते हैं द अफगान आर्मी वाज कंबाइंड फॉर्म ऑफ बंगाल एंड बिहार, और बाबर ने क्या किया? इस युद्ध में, बैटल ऑफ घाघरा में, इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और सेनापति के बारे में बात करेंगे तो महमूद लोदी इसको प्रोसीड कर रहा था। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बाबर टेक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा, यानी कि जो 1527 में जो युद्ध हुआ उसके बाद में बाबर ने एक टाइटल लिया, और वो टाइटल था, क्या टाइटल था आपका? गाजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद में गाजी का टाइटल लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? खानवा। ठीक है। नेक्स्ट है ही टेक द टाइटल ऑफ कलंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाए बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, किस उपलक्ष्य में धारण की, तो आप सीधे सीधे बताएंगे आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। और कलंदर क्यों कहा जाता था? बेसिकली इसने किया क्या? काबुल के हर एक नागरिक को एक चांदी का सिक्का बांटा, एक सिक्का बांटा, एक सिक्का बांटा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कलंदर के नाम से इसको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब डेथ के बारे में बात करते हैं। बाबर डाइड ऑन 27 दिसंबर 1530, यानी कि 1526 से लेकर के 30 तक इसने शासन किया। एट द एज ऑफ 48, केवल जब वो 48 वर्ष का था तब इसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज बरीड एट आराम बाग। इसको कहां पर दफन किया गया? आराम बाग में। लेकिन बाबर जब जीवित था तो उसने कहा था मुझे मरने के बाद में कहां दफनाना है? काबुल दफनाना है। और ये आराम बाग में कुछ समय के लिए दफन किया गया। बाद में इसका जो मकबरा है वो कहां पर? काबुल में। तो कभी भी अगर पूछा जाए आपसे टॉम्ब ऑफ बाबर सिचुएटेड इन, तो आपका आंसर क्या होगा चाहिए? काबुल। ठीक है। यानी कि बाबर, मैं स्पष्ट लिखे दे रहा हूं, बाबर का मकबरा कहां है? तो आंसर क्या होगा? सीधा सीधा काबुल। क्लियर है? आगे मूव करते हैं हम लोग। तो इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले उसकी डेड बॉडी को आगरा के निकट आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसके कहां दफन किया गया परमानेंट तरीके से? काबुल में। तो अगर कभी इसके मकबरा पूछा जाए तो आप बताएंगे काबुल। अब बाबर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं कि बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। बाबर रोट हिज ओन बायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी, दैट वाज तुजुक ए बाबरी। क्या थी? तुजुक ए बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज। तो किस भाषा में इसकी आत्मकथा है? तुर्की। तो कह सकते हैं बाबर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किस लैंग्वेज में है? तुर्की में। क्लियर? अब यहां पर बहुत एक कंट्रोवर्शियल चीज आ रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद है ना, एक अभी तक एक बहुत बाबरी मस्जिद वाला, अयोध्या वाला बहुत मुद्दा चलता है। तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है बाबरी मस्जिद इन अयोध्या, यह बाबर का एक सेनापति था, मीर बकी। कौन था? मीर बकी। इसके द्वारा इसको बनवाया गया था, ऐसा वर्णन मिलता है। बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ मीर बकी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ हिज आर्मी। यानी कि बाबर की सेना का एक सेनापति था मीर बकी, उसके आदेश पर ही अयोध्या में इस बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि इसको बिल्कुल याद रखेंगे। मीर बकी का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कुछ और चीजें बाबर की हैं। ही ऑल्सो रोट रिसाल उल उसज। इसने क्या किया? रिसाल उल ए उसज या खत ए बाबरी की रचना की।
तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। खत ए बाबरी या रिसाल ए उसद किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर क्या होगा? बाबर। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर नामा इंक्लूड 5 मुस्लिम डायनेस्टीज। अब जो इसकी बाबर नामा है, बाबर नामा कैसे आ गया भाई? बाबरी, अभी हमने तो बात की थी तुजुक ए बाबरी की, यहां पर समझेंगे। देखिए जो बाबर नामा आया, बेसिकली जो बाबर नामा है, ये बात तो पहले थी तुजुक ए बाबरी, ठीक है। अब ये बाबरनामा कैसे हुआ? बाबर तुजुक ए बाबरी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज बाय द नेम ऑफ बाबरनामा। क्लियर हो गया? यानी कि तुजुक ए बाबरी का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वो क्या था? बाबरनामा। तो ये बाबरनामा अनुवाद किया किसने? तो आंसर होना चाहिए अब्दुल रहीम खान खाना। क्या आंसर होना चाहिए? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। अब यहां पर एक सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि बाबरनामा में कितने मुस्लिम राज्यों का वर्णन है? तो 5। कौन कौन से देख लेते हैं? बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, ठीक, ये 5 मुस्लिम राज्य हो गए। एंड 2 हिंदू डायनेस्टीज आल्सो मेंशन्ड। द फर्स्ट इज मेवाड़ एंड सेकेंड इज विजयनगर। याद रखिएगा, मेवाड़ और विजयनगर 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है बाबरनामा में और 5 मुस्लिम राज्यों का। और सीधे सीधे इसमें कहा है बाबर ने कि कृष्णदेव राय विजयनगर का एक बहुत ही योग्य शासक है, ऐसा इसमें इसने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहां पर। अगर कभी पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले गन पाउडर का यूज किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा आपका बाबर। ठीक है ना, सबसे पहले जो गन पाउडर का यूज है वो हमको पानीपत के युद्ध में देखने को मिलता है, तो इसलिए ये क्रेडिट किसके पास जाता है? बाबर के पास। नेक्स्ट, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। इसने क्या किया? बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। इसने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि भी धारण की आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। अगर कभी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जिहाद का डिक्लेरेशन ऑफ जिहाद डिक्लेयर्ड बाय बाबर आफ्टर विच बैटल, द आंसर इज बैटल ऑफ खानवा। अगर कभी पूछा जाए द टाइटल ऑफ गाजी टेकन बाय बाबर आफ्टर विच बैटल, द आंसर इज बैटल ऑफ खानवा। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर द लास्ट बैटल ऑफ बाबर, क्योंकि बाबर की मृत्यु हुई है 1530 में, तो लास्ट बैटल की अगर बात करेंगे, द लास्ट बैटल वाज बैटल ऑफ घाघरा। दैट वाज हेल्ड ऑन 1529 एंड द कमांडर ऑफ द अफगान आर्मी वाज महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। अभी हमने बताया था बंगाल और बिहार की जो कंबाइंड आर्मी थी उसका जो सेनापति था, जो सब अफगान थे, वो कौन था? महमूद लोदी। उसको बाबर ने पराजित किया था। तो ये हमारी बात हो गई बाबर के बारे में। तो हमने बाबर के बारे में 2-3 चीजें, एक तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में जरूर याद रखिएगा। अगर कभी यह पूछा जाए ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में है, तो आंसर क्या होगा? तुर्की। किसने फारसी में अनुवाद किया, तो आप आंसर क्या होना चाहिए? अब्दुल रहीम खान खाना। अगर कभी यह पूछा जाए इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया ऑटोबायोग्राफी का, तो भी आप बता सकते हैं। मैं लिखे दे रहा हूं नाम इनका, श्रीमती बेब्रिज। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए बाबरनामा का जानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे बाबर के बेटे हुमायूं की। अब देखिए यहां पर एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको जोड़ देते हैं हम लोग तो और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बाबर की मृत्यु हुई, बाबर के कई सारे बेटे हैं जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा है। हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है और हिंदाल है। तो बाबर ने क्या कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को सारे भाइयों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। यह बाबर ने अपने मरते समय बड़े बेटे हुमायूं से कहा। हुमायूं ने ठीक वैसा ही किया। हुमायूं जब राजा बना तो उसने क्या किया? पूरी प्रॉपर्टी को अपने सभी भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक, चूंकि सबसे बड़ा था
तो सारे भाइयों ने सर्वसम्मति से राजा किसको बनाया, हुमायूं को राजा बना दिया। ठीक, अब हुमायूं के बारे में हम यहां पर देखते हैं, फिर हम आएंगे कि हुमायूं का कैसे क्रम चलता है और कैसे शेरशाह आता है। यहां पर देख सकते हैं, अगर इसके जन्म की बात करते हैं 6 मार्च 1508 काबुल अफगानिस्तान में इसका जन्म होता है। फादर बात करेंगे बाबर हैं, मदर की बात करेंगे माहम बेगम इसकी मदर हैं, और अगर इसकी मृत्यु की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है 1556 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसने किया क्या, इसने दिल्ली में एक दीन पनाह एक बिल्डिंग भी बनवाई और दीन पनाह शहर का भी निर्माण कराया। अगर कभी पूछा जाए कब, तो आप कह सकते हैं 1533 में इसने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, हुमायूं पास्ड 15 इयर्स इन एग्जाइल, यानी कि हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित बिताए। ये कैसे समझिए, देखिए बेसिकली मैं यहां शुरू करता हूं, शेर खान। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं के ऊपर अटैक किया और यह अटैक था 1539, दैट वाज बैटल ऑफ चौसा। इसमें क्या हुआ, शेर खान डिफीटेड टू हुमायूं एंड आफ्टर दिस बैटल शेर खान टेक द टाइटल ऑफ शेरशाह। यहां तक क्लियर है, यानी कि सीधे सीधे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली, तो आंसर होगा बैटल ऑफ चौसा। ठीक, दूसरा, फिर हुमायूं ने अपने भाइयों की मदद ली और भाइयों की सेना भी मिला ली। अब जब भाइयों की सेना मिला ली तो हुमायूं अंदर से कुछ शक्तिशाली महसूस कर रहा होगा, तो हुमायूं ने फिर से अटैक किया, किसके ऊपर, शेर खां के ऊपर, शेरशाह कहेंगे अब, शेरशाह के ऊपर अटैक किया। और एक 1540 में एक युद्ध होता है, डेट वाज बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कि उसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज भी कह सकते हैं। एंड इन दिस बैटल शेरशाह रीडिफीटेड टू हुमायूं, यानी कि इसमें क्या किया, शेरशाह ने दोबारा से हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं 15 साल तक, यानी कि यह हुआ है 1540 में, 40 से लेकर के 55 तक हुमायूं लगातार संघर्ष करता रहा, भागा भागा फिरता रहा। इस दौरान वो कई जगह पर गया, जैसे इस दौरान वो गया अमरकोट में, सिंध के राजा अमरकोट जिनका नाम था वीरसाल, वहीं पर अकबर का 1542 में जन्म होता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए अकबर का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हैं अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसके बाद ईरान में उसने अपना धर्म परिवर्तन कराया, वहां पर ईरान के जो शासक थे, शाह थे, उनका नाम था शाह तहमास्प, तो उन्होंने उनको मदद का आश्वासन दिया। इतनी सारी चीजें करने के बाद हुमायूं ने फिर से कमबैक किया और 1555 में फिर वो एक युद्ध में अफगानों को हराता है और फिर से वो 1555 में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसके एक साल के बाद में ही उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, शुरुआत के समय में हुमायूं संघर्ष करता रहा, कैसे, सब डिस्ट्रीब्यूशन करता रहा प्रॉपर्टी का। बाद में जब राजा बनने का समय आया तो शेर खान ने अटैक कर दिया, 15 वर्ष निर्वासित बिताए, फिर राजा बना दोबारा से आकर के, तो एक साल के बाद में अपनी दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से ही गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है और बाबर जो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो एक हिस्टोरियन है लिनपुल, उन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही हुमायूं ने अपनी जान दे दी। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, अगेन इन्वेडेड इंडिया 1555, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये बैरम खां की सहायता से 1555 में फिर से आक्रमण किया और इसमें फिर से शेरशाह ने हरा दिया। अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, यानी कि गुलबदन बेगम है कौन, ये हुमायूं की बहन है, बाबर की बेटी हैं।
इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है, बायोग्राफी है कह सकते हैं हुमायूं की, और ये है हुमायूं नामा। कौन सी है, हुमायूं नामा। तो अक्सर पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया गुलबदन बेगम कौन थी, किसकी बेटी थी, तो मोस्टली लोगों ने आंसर लगाया हुमायूं, बट गलत था, हुमायूं की सिस्टर थी, बाबर की बेटी थी। तो इनकी कौन सी किताब है, हुमायूं नामा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कुछ युद्ध देखते हैं हुमायूं के समय में, जैसा कि अभी हमने बताया भी, लेकिन फिर से हम लोग इसको डेट वाइज देख लेते हैं। 2 battles वर विद शेर शाह। द फर्स्ट वाज बैटल ऑफ चौसा, वाज हेल्ड इन 1539। शेर खान डिफीटेड टू हुमायूं। ठीक है। द सेकेंड वाज बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, दैट वाज हेल्ड ऑन 1540 एंड शेर शाह रीडिफीटेड टू हुमायूं। ठीक है, क्लियर है ना बातें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पर अगर कभी पूछा जाए देखिए दोनों के नाम, अगर बाबर का पूरा नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, अगर हुमायूं का पूछा जाए तो कह सकते हैं हिज फुल नेम वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या कहेंगे, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वाज द फुल नेम ऑफ हुमायूं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हुमायूं वाज डाइड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स of his library at दीन पनाह in 1556 and he was buried in Delhi। यानी कि कैसे मरा, जब उसने जो 1533 में जो दीन पनाह बिल्डिंग बनवाई थी उसमें लाइब्रेरी बनवाई थी। बेसिकली इसके बारे में बता दूं, हुमायूं पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौकीन था और जहां कहीं भी जाता था किसी अभियान पे तो अपना पुस्तकालय साथ में लेकर के जाता था। तो कहते थे लोग एक चलता फिरता शहर लेकर के हुमायूं चलता है। अब पुस्तकें पढ़कर के उतर रहा था, वहां पर लाइब्रेरी थी दीन पनाह में, तो पुस्तकें पढ़कर के उतर रहा था, सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया और वहीं पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए लेनपुल ने शायद ऐसा कहा होगा कि लुढ़कते फड़कते आया और लुढ़कते फड़कते ही चला गया। ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं हिज सिस्टर गुलबदन बेगम के बारे में बात हो ही चुकी है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो बायोग्राफी है वो हुमायूं नामा के नाम से इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी बाबर और हुमायूं, पूरी हमारी बातचीत हो गई। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, एक बार हम क्वेश्चंस डिस्कस कर देते हैं। पहला बाबर के ऊपर कि पहला बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि लेने वाला। ठीक, दूसरा बाबर की ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे, बाबर के बैटल्स से क्वेश्चन बनेंगे, उसमें वहां के किंग का नाम जरूर याद रखेंगे, जैसे खानबा आपने देखा, चंदेरी देखा, राणा सांगा को देखा, वहां पर मेदिनी राय को देखा। हुमायूं में आए तो हुमायूं में गुलबदन बेगम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, और हुमायूं के बारे में जो शेर शाह से जो युद्ध हुए हैं यानी कि बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहां से इजीली मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जब ये सेशन देखें उसके बाद में आप हुमायूं के और बाबर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएस में, किसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि डिफरेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उनका कलेक्शन कर लीजिए और सेशन देखने के बाद उनको बगैर देखे, आंसर नहीं देखना है आपको, उनको आप सॉल्व करिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप निश्चित रूप से एग्जाम में सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी हमारी और आपकी एक नए सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।